हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडल रन में स्वागत करता हूं। आज के हम जीएस के वीडियो में देखेंगे कुषाण राजवंश और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुषाण राजवंश। सबसे पहले कुषाण राजवंश के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह जो है भारतीय राजवंश बिल्कुल नहीं था। यह विदेशी आक्रमण के द्वारा भारत में स्थापित हुआ था। यानी कि कह सकते हैं जब भारत में पल्लवों का आक्रमण हो रहा था तब उसी समय भारत में कुषाण का भी आक्रमण हुआ। यह मध्य एशिया के रहने वाले थे। नॉर्मली रूप से अगर डायरेक्ट कह दिया जाए तो चीन के रहने वाले थे, चीन के क्षेत्रों के रहने वाले थे। मध्य एशिया में एक कबीला था जिसका नाम था यूची कबीला। इस कबीला से जो है कुषाण वंश की उत्पत्ति होती है। यानी इनका मुख्य रहने का जगह जो था यूची कबीला था, जहाँ के एक व्यक्ति वहाँ से भटकते हुए भारत की ओर आए जिनका नाम था कुजुला कड़फिसस। और भारत में जो है इन्होंने एक नए साम्राज्य की स्थापना किया आक्रमण कर करके, जिसका नाम इन्होंने कुषाण राजवंश दिया। ध्यान रखेंगे कुषाण राजवंश के संस्थापक कुजुला कड़फिसस थे। किंतु भारत में जो है पूरी तरह से संपूर्ण रूप से कुषाण वंश को फैलाने का कार्य, मतलब इसके साम्राज्य को फैलाने का कार्य कनिष्क ने किया। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि कनिष्क और कुजुला कड़फिसस के बीच क्या संबंध था, तो ऐसा कोई संबंध इतिहास में नहीं बताया गया है। इनके पिता थे, इनके चाचा थे, इनके दादा थे, ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई अभी तक। यह जो है एक कह सकते हैं रहस्य है। तो कनिष्क की बात करें, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क हुआ। बात करें कनिष्क तो 78 ईस्वी में जो है यह अपने पद पर आसीन हुए, यानी कि राज्याभिषेक करवाए। और राज्याभिषेक करवाने के साथ साथ ही इन्होंने एक नए संवत की स्थापना की जिसका नाम है शक संवत, जिसे आज भी भारत सरकार मान रही है। आज भी हमारे यहाँ शक संवत माना जाता है और कैलेंडर में इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं तो इस प्रकार से देखेंगे। कैलेंडर की बात करेंगे तो पूछा प्रश्न यह भी जाता है कि भारतीय जो कैलेंडर है किस पर आधारित है, तो ग्रीगेरियन कैलेंडर पर आधारित है। किंतु उसमें किस संवत का प्रयोग किया जाता है, तो शक संवत का प्रयोग किया जाता है। और शक संवत कौन चलाए थे, तो आपका आंसर होगा कनिष्क। कब चलाए थे, जब यह अपना राज्याभिषेक करवाए थे तब। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कनिष्क इतना शक्तिशाली शासक थे, इतना ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे कि इन्होंने जो है अपना क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। मध्य एशिया से लेकर के सारनाथ तक, जो कि वाराणसी में स्थित है। कहाँ तक, सारनाथ में। नहीं तो सारनाथ तक के क्षेत्र को इन्होंने कुषाण राजवंश में मिला दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 78 ईस्वी की यह घटना है। नहीं बात करते फिर तो देश में सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का, देखिए यहाँ पॉइंट दो आता है। एक आता है कि सबसे अधिक सोने का सिक्का कौन चलाया, तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त राजवंश। लेकिन सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध जहाँ लगा हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा कुषाण राजवंश, यानी कनिष्क ने चलवाया था सबसे अधिक। कैसा, शुद्ध स्वर्ण इन्होंने चलवाया था। 3 प्रकार के इन्होंने शुद्ध स्वर्ण को चलवाया था। नहीं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आगे की बात करेंगे तो कनिष्क कनिष्क के समय में जो है इनकी, यानी कह सकते हैं कुषाणों की राजधानी मथुरा थी। नहीं इसके पहले इसकी प्रारंभिक राजधानी फिरोजपुर थी, जो कि पेशावर में स्थित है। कहाँ स्थित है, पेशावर यानी पाकिस्तान। नहीं और ये कहाँ, मथुरा, जिसको हम लोग उप राजधानी भी कह सकते हैं। उप राजधानी कहिए या तो कहिए द्वितीय राजधानी, चलेगा, दोनों चलेगा। नहीं तो इस प्रकार से इनकी 2 राजधानी आपको याद रखने किसके, कुषाण राजवंश के। आगे की बात कर दें तो कनिष्क के बारे में इतिहासकार बताते हैं, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यह जो है बौद्ध धर्म के उत्पीड़क थे, यानी कि बौद्ध धर्म को नहीं मानने वाले थे, बौद्ध धर्म से यह नफरत करते थे। किंतु ऐसा है नहीं, बौद्ध धर्म के काफ़ी ज़्यादा यह प्रेमी व्यक्ति थे। क्योंकि जो है सांची में स्थित भारहूत स्तूप का इन्होंने जो है पुनरुद्धार करवाया था, नहीं मरम्मत करवाया था। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इन्होंने जो है बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखा होगा। आगे की बात करें बौद्ध धर्म से कैसे लगाव रखा, देखिए यहाँ पर और भी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे और संरक्षक भी थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी किस संप्रदाय से, तो महायान संप्रदाय। आपको पता होगा बौद्ध धर्म के 2 भाग थे, हीनयान और महायान। तो यह जो अपनाए थे, किसको अपनाए थे, महायान शाखा को अपनाए थे। नहीं आगे की बात कर रहे हैं कि तो कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म की चौथी संगति कुंडल वन कश्मीर, कहाँ हुआ था चौथी संगति, कुंडल वन, कहाँ है ये, कश्मीर में।
नहीं। तो कुंडल वन कश्मीर में जो संगति हुई थी बौद्ध धर्म की, कै में हुई थी? चौथी संगति हुई थी, जिसके अध्यक्षता वसुमित्र ने किया और उपाध्यक्ष उसके अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। साथ ही साथ अश्वघोष के बारे में मैं बता दूं कि अश्वघोष जो हैं कनिष्क के राज दरबारी कवि भी थे। और बात कर दें इनकी, तो राज कवि के साथ साथ में इन्होंने बुद्ध चरित्र का भी निर्माण किया या संकलन किया या कह सकते हैं लिखे बुद्ध चरित्र, जिसे कि बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण किसको? बुद्ध चरित्र को। कौन लिखे? अश्वघोष लिखे। नहीं, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बौद्धों का रामायण के नाम से किसे जाना जाता है तो बौद्ध चरित्र को। साथ ही साथ इन्होंने सूत्रालंकार को भी चित्रित किया या इसका संकलन किया, लिखा उसको भी। आगे की बात करें, इनके दरबार में बहुत ही बड़े कह सकते हैं विद्वान या कह सकते हैं चिकित्सक, जिनका नाम था चरक। इनके जो राज्य के दरबारी राज चिकित्सक थे उनका नाम था चरक। चरक ने एक पुस्तक भी लिखा जिसका नाम है चरक संहिता। नहीं, तो इस प्रकार इनके बारे में आप जान सकते हैं। आयुर्वेद के इनको आप कह सकते हैं जनक भी यह थे। नहीं, कौन? चरक। तो इस प्रकार आगे बात करेंगे तो वसुमित्र की बात कर दे तो वसुमित्र जो है महाविभास की या महाविभास सूत्र की रचना किए, जिसे कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है। तो वसुमित्र को भी आपको ध्यान रखना है। नहीं, इसके अगर कनिष्क के चिकित्सक की बात कर दे, राजकीय चिकित्सक की बात कर दिया जाए तो चरक, और राजकीय कवि की बात कर दिया जाए तो अश्वघोष। साथ ही साथ जो है कुछ इतिहासकारों ने कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक से भी संबोधित किया। तो इतिहास में अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय अशोक से किसे संबोधित किया गया या किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है, नहीं, तो आपका आंसर हुआ कनिष्क, द ग्रेट अशोका। नहीं, हाँ, उपाधि नाम है, ठीक है, ध्यान पे रखना। आगे की बात करेंगे तो इनके समय में ही दो बहुत बड़े शैलियों का निर्माण हुआ था या विस्तार हुआ था, कह सकते हैं उदय हुआ था। कौन कौन? गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रखता है। यानी कहा जाए गंधार कला शैली की बात कर दे तो यह जो है यथार्थवाद पर पूरी तरह से आधारित था, जबकि मथुरा कला शैली की बात करें तो यह परंपरा के आधार पर आधारित था। परंपरा की मैं बात कर दूं तो जैसे मूर्ति बना आ रहा है, मूर्तियों को बनाने का यह कला था, एक तरह से कर दिया, पेंटिंग को बनाने का कला था। यानी कि हमारे यहाँ गणपति की मूर्ति बनती है तो गणपति की मूर्ति में दिखाया जाता है कि मूषक राज, मतलब कि चूहे के ऊपर जो है गणपति को दिया जाता है। उनके पास एक हाथी का सूंड लगा हुआ था और इस प्रकार से जो है उनकी आकृति बनी हुई थी। हमारे पूर्वज जिस प्रकार से बनाते आ रहे थे उसी प्रकार से आगे भी बनते रहेगा। तो वो जो है परंपरावाद हो गया, जैसे कि आ रहा है वो। नहीं, और गंधार कला शैली यथार्थवाद पर आधारित था, कहने का मतलब अपने सोच के अनुसार। अब हमें लग रहा है कि नहीं, अब जो है मूषक राज पे गणेश जी अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब टू व्हीलर पे अच्छे लगेंगे। नहीं, तो हम जो है स्कूटी पर गणेश जी की प्रतिमा बना रहे हैं। तो यह जो है कला शैली कहाँ से उदय हुआ? कहीं और से नहीं, कनिष्क के शासनकाल से ही आया। आजकल आप देखते होंगे कि सरस्वती जी की प्रतिमा बनती है तो उनको भी जो है स्कूटी पे बैठा दिया जाता है, कोई हेलीकॉप्टर पे बैठा देता है तो कोई प्लेन पर बैठा देता है। नहीं, तो मूर्ति बनाने का अलग अलग कला आ गया है, कोई नाग पे बिठा देता है। अरे भाई, पहले कुछ और था, अब और कुछ और हो रहा है। तो आखिर हो रहा है ये तो कौन लाया, कैसे लाया? तो वह जो है कोई बड़ी बात नहीं, वो गंधार कला शैली का दिन है और मथुरा कला शैली जो कि पुराने जमाने के लोग मानते आ रहे हैं। नहीं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। नहीं, बुद्ध की प्रतिमाओं को भी इसमें अलग अलग तरीके से बनाया गया है। कुछ में जो है बुद्ध के बाल दिखाई दिए गए हैं, उनके पाँव में जो है पड़ाव दिखा दिए गए हैं कि चप्पल की तरह पहने हुए हैं, लकड़ी का पड़ाव। नहीं, तो वो सभी चीज़ जो है यथार्थवाद पर आधारित है। तो ये दो कला जो शैली है, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि इनके समय में आया था, तो कनिष्क के समय में आया था। साथ ही साथ जो है महान रेशम रूट, उस समय का रेशम मार्ग था जो कि चीन से होकर के गुजरता था, तो उस पर पूरी तरह से जो है इनका अधिकार था, कनिष्क का अधिकार था रेशम रूट पर। नहीं, ये भी बात ध्यान पे रखेंगे, प्रश्न ये भी पूछा हुआ है। रेशम मार्ग बाहर से होकर के, चीन से होकर के जो है मध्य एशिया के लिए गुजरती थी। तो इस प्रकार से रेशम मार्ग। इनके ही दरबार में जो है नागार्जुन इनके ही दरबार में रहा करते थे। नागार्जुन की बात करेंगे तो इसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इन्होंने सापेक्षिता का सिद्धांत नामक पुस्तक भी लिखा।
नहीं, यानी उनके सिद्धांत को, आइंस्टीन के सिद्धांत के बारे में जो है नागार्जुन भी बताए थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसी कारण से जो है भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। तो इस प्रकार से मेन रूप से देखा जाए तो इनके बारे में 15 से 20 पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए बनता है, और जो चीज़ ये हमने बोर्ड पर लिख दिया है। नहीं, इस वंश के अंतिम शासक के बारे में पूछा जाता है तो वह वासुदेव थे। इसके पश्चात इस वंश का जो है समाप्ति हो जाता है। इसके बाद एक नया वंश आता है जिसका नाम है गुप्त वंश, और भारत में जो है गुप्त वंश का भी सुनहरा कह सकते हैं एक नाम है, एक राजवंश का पहचान है। नहीं, 102 ईसा पूर्व में जो है कनिष्क की मृत्यु हो जाती है, और उसके पश्चात वासुदेव शासक बनते हैं जो कि एक कमजोर शासक थे। इसके पश्चात जो है कुषाण राजवंश की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। तो आई थिंक यह जो एक टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक हमने आपके लिए आज बनाया है, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक आपके लिए साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।